आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और एक दिन ऐसा आता है जब वो सिर्फ एक बटन दबाते हैं और कुछ ही घंटों में ये तय हो जाता है कि देश में अगली सरकार कौन चलाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस बटन तक पहुंचने के लिए भारत को 3 दशक क्यों लगे? और अगर ये मशीन इतनी भरोसेमंद है तो चुनाव के बाद इस पर सवाल क्यों उठते हैं और इस छोटे से बॉक्स के अंदर क्या होता है? चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। आजादी के बाद भारत में चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौती था। लोग कागज के बैलेट पर मुहर लगाते थे और फिर वो पेपर एक बड़े लोहे के बॉक्सों में डाल दिए जाते थे। सोचिए, करोड़ों बैलेट पेपर, हजारों बक्से और हर वोट को हाथ से गिनना। ये काम हफ्तों तक चलता था, लेकिन असली दिक्कत सिर्फ समय की नहीं थी। 1977 के आम चुनाव में देश के करीब 29 संसदीय क्षेत्रों में एक डरावना सच सामने आया। बूथ कैप्चरिंग, हथियारबंद लोग बूथ पर कब्जा कर लेते थे और अपनी मर्जी से बक्सा भर देते थे। फर्जी वोटिंग, इनवैलिड वोट और धीमी गिनती। चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें ये सब मुमकिन ना हो? और यही से एक नई सोच का जन्म होता है। 1977 में ही चुनाव आयोग के मन में एक विचार आया, क्यों ना वोटिंग को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया जाए। इस काम की जिम्मेदारी हैदराबाद की कंपनी ECIL को दी गई। 1979 में पहला प्रोटोटाइप बनके तैयार और 6 अगस्त 1980 को इसे राजनीतिक दलों के सामने दिखाया गया और बाद में बेंगलोर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को निर्माण कार्य में जोड़ा गया। फिर आया मई 1982। केरल के परूर में उपचुनाव में पहली बार EVM इस्तेमाल हुई। वोटर बटन दबाते थे और मशीन बीप करती थी और बाहर लाइन में खड़े लोगों को आवाज सुनाई देती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि तब कानून में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। यानी मशीन तैयार थी लेकिन कानून तैयार नहीं था। साल 1989 में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर EVM को कानूनी मान्यता दी थी, लेकिन फिर भी सभी दलों की सहमति बनने में बरसों लग गए और 1998 में इसका प्रयोग राज्यों में शुरू हुआ और धीरे धीरे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैलता गया और आखिरकार 2004 के आम चुनाव में पूरे देश में सभी 543 लोकसभा सीटों पर 10 लाख से ज्यादा EVM इस्तेमाल हुई थी। EVM असल में 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला, बैलेट यूनिट, जो वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। इसमें उम्मीदवार के नाम, पार्टी चिन्ह और उसके सामने नीले बटन होते हैं। जबकि इसका दूसरा हिस्सा कंट्रोल यूनिट में पोलिंग अधिकारी के पास रहता है। इसमें वोट को गिना और सुरक्षित रखा जाता है। ये जो दोनों यूनिट हैं, ये 5 मीटर की केबल से जुड़ी होती है और पूरी मशीन बैटरी से चलती है, बिजली के तार से नहीं, ताकि दूर दराज के गाँव में वोटिंग न रुके। अब सवाल ये है कि जब आप बटन दबाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है? पोलिंग अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाता है, यानी एक वोट डालने की इजाजत। फिर वोटर बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का बटन दबाता है और केबल के जरिए ये सिग्नल कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, जहां मौजूद माइक्रो कंट्रोलर वोट को रिकॉर्ड करता है और बीप बजती है और कंफर्मेशन की आवाज आती है। वीवीपैट लगी मशीनों के साथ एक पर्ची भी दिखती है, केवल 7 सेकंड के लिए, जिस पर उम्मीदवार का नाम और चिन्ह होता है। फिर पर्ची अपने आप कटकर एक सीलबंद बक्से में गिर जाती है और वोट की गिनती मशीन की मेमोरी में सुरक्षित हो जाती है। एक वोट पड़ने के बाद अगला वोट तब तक नहीं डाला जा सकता जब तक अधिकारी बटन न दबाए और यही रफ्तार बूथ कैप्चरिंग को लगभग नामुमकिन बना देती है, क्योंकि मशीन 1 मिनट में सिर्फ 4 वोट ही स्वीकार करती है। लेकिन एक मशीन जो वोट गिनती है, क्या उसे कोई बदल सकता है? EVM की सुरक्षा एक दिन की नहीं बल्कि महीनों की एक प्रक्रिया है, जिसमें रैंडमाइजेशन और कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी ये कंप्यूटर से रैंडम तय होता है। फिर उम्मीदवारों की एक लिस्ट लोड की जाती है और मॉक पोल यानी नकली वोटिंग टेस्ट होता है। तो ये सब राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में होता है। फिर मशीन को सील किया जाता है और उस सील पर एजेंट अपने सिग्नेचर करते हैं। वोटिंग के बाद मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक सिस्टम के साथ रखी जाती है और बाहर CCTV और पार्टी एजेंटों की निगरानी चलती रहती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मशीन पूरी तरह स्टैंडलोन है। ना तो इसमें कोई वाईफाई है, ना ब्लूटूथ, ना सिम कार्ड और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। यानी दूर बैठकर इसे इंटरनेट के जरिए हैक करना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन फिर सवाल उठता है, जिस चीज में इंटरनेट नहीं है उस पर शक क्यों होता है? ये वो सवाल है जो हर चुनाव के बाद उठता है। इसे समझने के लिए फैक्ट, दावे और आरोप तीनों को अलग अलग देखना होगा। चुनाव आयोग का कहना साफ है कि EVM एक स्टैंडलोन मशीन है, इसमें कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं है और नतीजों की पुष्टि वीवीपैट की पर्चियों से भी होती है।
दूसरी तरफ 2010 में रिसर्चर हरि प्रसाद और एलेक्स हाल्डरमैन ने एक इंडिपेंडेंट स्टडी में ये बताया था कि जिन लोगों की मशीनों तक भौतिक पहुंच होती है वो निर्माण या स्टोरेज के दौरान छेड़छाड़ कर सकते हैं। 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर पर वापसी की मांग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि नतीजों के बाद दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार आवेदन करें तो निर्माता कंपनी के इंजीनियर माइक्रो कंट्रोलर की जांच कर सकते हैं। यानी अदालत ने न शक को पूरी तरह खारिज किया और न ही आरोपों को सच माना, बल्कि सबूत आधारित जांच का रास्ता चुना था। और यही सच है, आज तक किसी असली भारतीय चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ साबित नहीं हो पाई है, लेकिन पारदर्शिता संबंधी चिंताएं आज भी पूरी तरीके से खारिज नहीं की गई हैं। अब बात करते हैं कि वीवीपैट की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि मशीन का भरोसा सिर्फ काफी नहीं था, वोटर खुद देखना चाहते थे कि उसका वोट सही जगह गया कि नहीं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वीवीपैट को कानूनी मान्यता मिली और 2014 के आम चुनाव से इसे व्यापक स्तर पर आजमाया गया। और आज हर विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों की पर्चियां रैंडम तरीके से गिनी जाती है और ये वो पर्ची है जो सिर्फ 7 सेकंड तक दिखती है और फिर कट जाती है, ताकि वोटर देख तो सके लेकिन उसे उठाकर बाहर न ले जा सके। और यही गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच का संतुलन है। 30 साल का सफर, हजारों बहसें, कई अदालती फैसले, लेकिन आज भी ईवीएम पर सवाल पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन शायद यही किसी भी लोकतंत्र की निशानी है।